नमस्कार। नमस्कार। हमारी कंपनी एनसीसी लिमिटेड के स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण HSC इंडक्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हमारी कंपनी सभी कर्मचारियों, ठेकेदारों, आगंतुकों और आसपास के वातावरण की भलाई सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी HSC नीति एक सुरक्षित और स्वस्थ कार्य वातावरण बनाने और दुर्घटनाओं, चोटों और पर्यावरण को होने वाले नुकसान को रोकने के लिए डिजाइन की गई है। हम आपको कार्य में पालन करने वाले सुरक्षा निर्देश बताने जा रहे हैं। आप कार्य के दौरान उनका पूर्ण रूप से पालन करें। सामान्यतः कार्य के दौरान पालन की जाने वाली सुरक्षा सावधानियां: कार्यस्थल में प्रवेश के लिए सेफ्टी हेलमेट, सेफ्टी शूज व रिफ्लेक्टिव जैकेट अनिवार्य है और कार्य के दौरान अन्य आवश्यक सुरक्षा उपकरण PPE का इस्तेमाल कार्य के अनुरूप करें। कार्य हमेशा जानकार और अनुभवी वर्कर को ही करना चाहिए। कार्य करने से पहले कार्य के खतरों व जोखिमों को पहचानें व उनके नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों का पालन करें। कार्य के दौरान हमेशा स्टैंडर्ड टूल्स इस्तेमाल करें व कोई असुरक्षित कार्य पद्धति न अपनाएं। अगर कार्यस्थल पर एक से ज्यादा एजेंसीज काम कर रही हो तो आपस में योग्य तालमेल रखें ताकि कोई अकस्मात न हो। कार्यस्थल पर उचित लाइटिंग व वेंटिलेशन सुनिश्चित करें। हर समय अपने काम पर ध्यान रखें। मस्ती या मजाक करना वर्जित है और शॉर्टकट रास्ता न अपनाएं। कार्यस्थल की स्वच्छता को बरकरार रखने में हमारा साथ दे, कहीं भी कचरा न डालें। अपने कपड़े, बाल और हाथ की सफाई करने के लिए कंप्रेस्ड एयर का प्रयोग न करें। काम आरंभ करने से पूर्व टूल बॉक्स स्टॉक पूरा करें तथा कार्य से संबंधित जानकारी लें। कार्य समाप्ति पर कार्यस्थल संबंधित अधिकारी को सूचित करें। यदि आप बीमार हो तो काम पर न आए और कार्यस्थल पर बीमार हो तो अपने सुपरवाइजर को इसकी रिपोर्ट करें। नशीले पदार्थों या दवा का सेवन करके कार्यस्थल में प्रवेश न करें एवं ऐसा करने वालों को देखने पर अपने सुपरवाइजर को सूचित करें। कभी भी किसी चीज को ऊंचाई से ना फेंकें। खतरा और जोखिम क्या है, उदाहरण सहित। खतरा कोई भी संभावित स्रोत या स्थिति है जो नुकसान पहुंचा सकती है। यह भौतिक, रासायनिक, जैविक या एर्गोनोमिक कारक हो सकता है। उदाहरण के लिए, कार्यस्थल में बिजली के तारों के संपर्क में आने से खतरा हो सकता है। जोखिम किसी खतरे के परिणाम स्वरूप होने वाली हानि या क्षति की संभावना है। कोई घटना या चोट लगने की संभावना है। उदाहरण के लिए, खुले बिजली के तारों से जुड़ा जोखिम यह है कि अगर कोई उनके संपर्क में आता है तो बिजली का झटका या आग लगने की संभावना है। निर्माण स्थल पर क्या खतरे हैं? निर्माण स्थलों पर विभिन्न खतरे हैं जिनका प्रबंधन करने की आवश्यकता है। कुछ आम खतरे हैं: ऊंचाई से गिरना, चलती मशीनरी और उपकरण, गिरती वस्तुएं या सामग्री, बिजली के खतरे, खतरनाक पदार्थ, रसायन, धूल, धुआं, सीमित स्थान, खुदाई और खाई के खतरे, भारी उपकरण या वाहनों के साथ काम करना, शोर और कंपन, आग के खतरे, फिसलना और गिरना। सुरक्षा नियमों का पालन न करने पर क्या होगा? यदि सुरक्षा नियमों का पालन नहीं किया गया तो गंभीर परिणाम हो सकते हैं, जिसके कारण ये हो सकता है दुर्घटनाएं, चोटें या मौतें, संपत्ति या उपकरण को नुकसान, कानूनी परिणाम, जुर्माना, काम में देरी या परियोजना में असफलता, कंपनी की प्रतिष्ठा की हानि, उत्पादकता और मनोबल में कमी, बीमा लागत में वृद्धि, पर्यावरण को नुकसान। हमें HSE का अनुसरण क्यों करना चाहिए? HSE दिशा निर्देशों का पालन कई कारणों से आवश्यक है। हमें HSE दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए क्योंकि HSE प्रथाओं का पालन करके हम दुर्घटनाओं और चोटों के जोखिम को कम कर सकते हैं और इसमें शामिल सभी लोगों की भलाई सुनिश्चित कर सकते हैं। कानूनी अनुपालन, कंपनी की प्रतिष्ठा और विश्वास, बढ़ी हुई उत्पादकता और लागत में कमी को पूरा कर सकते हैं।
कार्य परमिट कार्यों और गतिविधियों के सुरक्षित निष्पादन के लिए एक आवश्यक और महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। यह कार्य को निर्दिष्ट करता है, एनर्जी आइसोलेशन के लिए मार्गदर्शन और कार्य करने के लिए अधिकृत करता है। परमिट टू वर्क का उपयोग स्वास्थ्य और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 6 दिशात्मक खतरों की पहचान और जोखिम कम करने के लिए किया जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि काम शुरू करने से पहले और काम के दौरान सभी आवश्यक सुरक्षा नियंत्रण उपायों को लागू किया जाए। यह सुनिश्चित करता है कि काम में लगे सभी कर्मचारी सुरक्षा सावधानियों से अवगत हैं और सुरक्षित रूप से काम करते हैं। हैजार्ड ऐसा कार्य या स्थिति जिसमें व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने की क्षमता हो। रिस्क किसी भी खतरे के संपर्क में आने पर किसी घटना की संभावना को जोखिम कहते हैं। कार्यस्थल पर किसी भी असुरक्षित कार्य स्थिति, नियर मिस अथवा घटना की जानकारी संभावित अधिकारी को दे। अनसेफ कंडीशन, अनसेफ एक्ट, नियर मिस व इंसिडेंट सभी खतरों की पहचान करें, जैसे आसपास के स्ट्रक्चर व कार्य की पहचान करना, ग्राउंड कंडीशन की पहचान करना और इलेक्ट्रिक केबल्स, वायर्स आदि की पहचान करना। सर्वेक्षण कार्य के दौरान सुरक्षा सावधानियां। सर्वेक्षण कार्य के दौरान निम्नलिखित सुरक्षा सावधानियां बरतना महत्वपूर्ण है। पीपीई का उपयोग करें, रिफ्लेक्टिव जैकेट, सुरक्षा हेलमेट, सुरक्षा जूते, आसपास के वातावरण के प्रति सतर्क रहें, चलने वाले उपकरणों से दूर रहें, ऊंचाई के लिए हार्नेस पहनें, खाइयों के आसपास सतर्क रहें, खुदाई वाले क्षेत्रों से बचें, फिसलन वाली सतहों पर ध्यान दें, उचित जूते पहनें, ऊपर की विद्युत लाइनों पर ध्यान दें। कार्य क्षेत्र में सभी ऊर्जा स्रोतों की पहचान कर उन्हें पृथकीकरण व तालाबंदी करने की प्रक्रिया को समझें व कार्य के दौरान सुनिश्चित करें। ऊर्जा स्रोत विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ग्रेविटेशनल, थर्मल, हाइड्रोलिक, न्यूमैटिक, रेडिएशन व केमिकल ऊर्जा। विभिन्न विभागों के लिए अलग अलग रंग के ताले सुनिश्चित किए गए हैं। भी व्यक्ति कार्य करने वाले हैं, वे अपना पर्सनल लॉक लगाएं, फिर कार्य शुरू करें। प्रत्येक कर्मचारी अपनी चाबी अपने पास रखे। काम पूरा होने पर गतिविधि में लगे प्रत्येक व्यक्ति अपना अपना ताला हटाकर इनिशिएटर को सूचित करे। इनिशिएटर इशुअर को कार्य परमिट वापस करे। वर्क एट हाइट। वर्क एट हाइट मतलब जहां ऊंचाई से गिरने का खतरा हो या 1.8 मीटर या उससे ज्यादा ऊंचाई वाली ऐसी जगह जहां परमानेंट रेलिंग वाला स्थायी प्लेटफॉर्म न हो और वहां कार्य करने के लिए स्कैफोल्ड, सीढ़ी इत्यादि आवश्यक हो। वर्क एट हाइट कार्य में मुख्य खतरे आदमी या सामान का ऊंचाई से गिरना, स्कैफोल्ड का टूटना या गिरना, क्षतिग्रस्त सीढ़ी के कारण चोट इत्यादि। वर्क एट हाइट के दौरान अन्य पीपीई के साथ डबल लेनियार्ड फुल बॉडी सेफ्टी हार्नेस का इस्तेमाल करें। 6 मीटर से अधिक ऊंचाई पर फुल बॉडी सेफ्टी हार्नेस के साथ एनर्जी शॉक एब्जॉर्बर का उपयोग करना अनिवार्य है। वर्क एट हाइट के दौरान चढ़ते और उतरते समय 3 पॉइंट कांटेक्ट बनाते हुए लेनियार्ड को एक एक करके एंकरिंग करना चाहिए, जिससे कम से कम एक लेनियार्ड हमेशा लगा रहे। वर्किंग प्लेटफॉर्म पर पहुंचने पर दोनों लेनियार्ड कंधे से ऊपर मजबूत स्ट्रक्चर या लाइफ लाइन पर एंकर करें व कार्यस्थल को बैरिकेड करें। ऊंचाई पर स्थित फ्लोर व प्लेटफॉर्म के किनारों पर मिड रेल, हैंड रेल और टो गार्ड लगा होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल ट्रे, हैंड रेल, थिन पाइप लाइंस का उपयोग एंकर पॉइंट को लगाने के लिए न करें। छत पे कार्य करने के दौरान फिक्स हॉरिजॉन्टल लाइफ लाइन का इस्तेमाल करें। कन्वेयर बेल्ट के नीचे डेक प्लेट पर चढ़ने की कोशिश ना करें। इसे नाजुक छत समझे। फ्लैट रूफ्स, फ्रेजाइल रूफ्स व स्लोपिंग रूफ्स पर काम करने के लिए पहले सभी खतरों व जोखिम का मूल्यांकन करें।
साथ ही क्रॉलिंग लेडर व जरूरी फॉल प्रोटेक्शन डिवाइस का उपयोग करें। ऊंचाई पर काम करते समय ओवरहेड पावर लाइन से 3 मीटर से ज्यादा दूरी बनाए रखें। स्कैफोल्डिंग सेफ्टी। स्कैफोल्ड ठोस सतह पर बनाए व हर अपराइट के नीचे बेस प्लेट रखना आवश्यक है। स्कैफोल्ड को गिरने से बचाने के लिए नजदीकी बिल्डिंग या स्ट्रक्चर के साथ 1:4 के अनुपात से टाई प्रदान करें। स्कैफोल्ड के क्लैंप कप लॉक सही स्थिति में होने चाहिए। वर्किंग प्लेटफॉर्म को स्कैफोल्ड प्लैंक से पूरी तरह कवर करें और प्लैंक्स को कम से कम 2 जगह पर क्लैंप या GI वायर से बांधें। वर्किंग प्लेटफॉर्म तक पहुंचने के लिए सुरक्षित सीढ़ी बनाना आवश्यक है। वर्किंग प्लेटफॉर्म को गार्ड रेल से सुरक्षित करें जिसमें मिड और टॉप रेलिंग लगी हो। टॉप रेलिंग को 1050 मिलीमीटर यानी कमर की ऊंचाई पर लगाएं। मिड रेलिंग को 525 मिलीमीटर की ऊंचाई पर लगाएं। टॉप बोर्ड 150 मिलीमीटर पर लगाएं। अगर वर्किंग प्लेटफॉर्म पर मटेरियल स्टोर करना है तो टॉप बोर्ड अवश्य लगाएं। सभी मटेरियल को एक जगह न रखकर अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करें और वह नीचे न गिरे यह सुनिश्चित करें। स्कैफोल्ड की रेड टैग ग्रीन टैग पद्धति को फॉलो करें और सुनिश्चित करें कि टैग हमेशा स्कैफोल्ड पर लगा हो। आवश्यकता के अनुसार सेफ्टी नेट का इस्तेमाल करें। हमेशा स्कैफोल्ड के इस्तेमाल से पहले उसका इंस्पेक्शन अवश्य करें। मोबाइल स्कैफोल्ड में कैस्टर व्हील होना आवश्यक है। मोबाइल स्कैफोल्ड पर सामान या व्यक्ति हो तो उसका परिवहन निषेध है। बैम्बू स्कैफोल्डिंग का इस्तेमाल करना मना है। आइए जानते हैं इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के बारे में। कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति इलेक्ट्रिकल पैनल व उपकरण पर काम ना करे। किसी भी इलेक्ट्रिकल समस्या आने पर उसकी जानकारी कार्य पर मौजूद विद्युत कर्मियों को दें। सभी डिस्ट्रीब्यूशन पैनल बोर्ड और डिस्ट्रीब्यूशन रूम तक पहुंच स्पष्ट होनी चाहिए। ऐसी जगह पर होने चाहिए जहां पर आसानी से पहुंचा जा सके। बिजली के उपकरणों पर कपड़ा या अन्य सामग्री रखने या लटकाने की मनाही है। सभी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट पूरी तरह से ग्राउंडेड होने चाहिए। जब आप गीले हों तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम पर कार्य ना करें। सभी इलेक्ट्रिकल पैनल बोर्ड में RCCB सर्किट ब्रेकर लगे होने चाहिए। सिर्फ इंडस्ट्रियल प्रकार के एक्सटेंशन बोर्ड व प्लग सॉकेट का ही उपयोग करें। साइट पर उचित क्षमता वाली इलेक्ट्रिकल केबल्स का इस्तेमाल करें। केबल्स को किसी भी प्रकार के डैमेज से बचाने के लिए केबल प्रोटेक्शन ट्रे का इस्तेमाल करें। आग लगने की स्थिति में उपयोग करने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर, DCP, CO2, रेत से भरी बाल्टियों को स्थायी पैनल बोर्ड के पास रखना चाहिए। इलेक्ट्रिकल फायर से लड़ने के लिए पानी का उपयोग न करें। रबर मैट को सभी इलेक्ट्रिकल पैनल के सामने रखा जाना चाहिए। ओवरहीटिंग से बचने के लिए उचित क्षमता वाले इलेक्ट्रिकल केबल का उपयोग किया जाना चाहिए। ऐसा न करने पर आपको बिजली का झटका लग सकता है और आग भी लग सकती है। लोटोटो करने से पहले परमिट टू वर्क लेना अनिवार्य है और कार्य पूर्ण करने के पश्चात संबंधित अधिकारी को सूचित करें। लॉक व टैग हटा दें और परमिट को क्लोज करें। रॉक ब्लास्टिंग सुरक्षा। रॉक ब्लास्टिंग गतिविधि के दौरान इन सुरक्षा सावधानियों का पालन करें। सुरक्षा प्रक्रियाओं का पालन करें। ब्लास्टिंग क्षेत्रों से दूरी बनाए रखें। उचित PPE पहनें जैसे श्रवण सुरक्षा। प्रतिबंधित क्षेत्रों में प्रवेश न करें। केवल प्रशिक्षित व्यक्ति को विस्फोटकों को संभालना चाहिए। उपकरणों के साथ छेड़छाड़ न करें। बहिष्करण क्षेत्र निर्धारित करें। योजना बनाएं और जोखिमों का आकलन करें। ब्लास्टिंग का काम शुरू करने से पहले। हॉट वर्क सेफ्टी। हॉट वर्क मतलब इलेक्ट्रिक या गैस वेल्डिंग, कटिंग, ब्रेजिंग, ग्राइंडिंग जैसे कार्य जिसमें फ्लेम या स्पार्क की उत्पत्ति से आग लगने का खतरा है। सभी हॉट वर्क एक्टिविटी के दौरान ध्यान रखें कि नजदीक में कोई ज्वलनशील पदार्थ न हो। ऊंचाई पर हॉट वर्क करते समय नीचे का क्षेत्र बैरिकेड करें। फायर वॉचर नियुक्त करें और फायर ब्लैंकेट का अवश्य इस्तेमाल करें।
कार्य क्षेत्र पर उचित फायर एक्सटिंग्विशर सुनिश्चित करें और फायर एक्सिट की जानकारी रखें। वेल्डिंग एक्टिविटी के लिए अन्य पीपीई के साथ लेदर हैंड ग्लव्स व वेल्डिंग फेस शील्ड या वेल्डिंग गॉगल्स और लेदर या FR रेटिंग वाले एप्रन का अवश्य इस्तेमाल करें। वेल्डिंग मशीन के लिए ELCB या RCCB अनिवार्य है। इलेक्ट्रिकल अफसर ने टैग किया हुआ मशीन ही इस्तेमाल करें और हर इस्तेमाल से पहले मशीन की सुरक्षा जांच अवश्य करें। मशीन का उपयोग न होने पर पावर सप्लाई बंद करें। वेल्डिंग एक्टिविटी। पावर और अर्थिंग केबल को योग्य लग से ही मशीन के साथ जोड़े, डायरेक्ट तार न लगाएं। पूरी तरह से इंसुलेटेड वेल्डिंग और अर्थिंग होल्डर इस्तेमाल करें और इस्तेमाल से पहले इंसुलेशन ठीक है वह सुनिश्चित करें। अर्थिंग हमेशा वेल्डिंग करने वाले स्थान पर ही लगाएं। ग्राइंडिंग एक्टिविटी। ग्राइंडिंग मशीन में सेफ्टी गार्ड अनिवार्य है। योग्य वैलिडिटी वाले ग्राइंडिंग व्हील का ही उपयोग करें। ग्राइंडिंग व्हील की स्पीड ग्राइंडिंग मशीन की स्पीड से ज्यादा हो वह सुनिश्चित करें। मशीन का उपयोग न होने पर पावर सप्लाई बंद करें। गैस कटिंग एक्टिविटी। गैस कटिंग सेट में 4 फ्लैश बैक एरेस्टर अनिवार्य है। गैस कटिंग सेट के सभी जॉइंट्स को सोप सॉल्यूशन से चेक करें व सुनिश्चित करें कि कहीं से लीकेज न हो। गैस सिलेंडर का परिवहन ट्रॉली से करें। कटिंग सेट के सभी सिलेंडर सीधे खड़े रखें। ऑक्सीजन व एसिटिलीन सिलेंडर चैन या रस्सी से बंधे हो और उन पर सेफ्टी केप ठीक से टाइट लगी हो। कटिंग सेट लाइटर से ही चालू करें। मटेरियल हैंडलिंग एंड लिफ्टिंग ऑपरेशन, क्रेन एंड मैनुअल। भारी सामान के परिवहन हेतु मैकेनिकल मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट जैसे कि क्रेन, EOT, हाइड्रा, चेन पुल्ली ब्लॉक इत्यादि इस्तेमाल करते हैं और मटेरियल को स्लिंगिंग करने के लिए वायर रोप स्लिंग, वेब स्लिंग, डिशेकल, बोशेकल इत्यादि इस्तेमाल किए जाते हैं। कॉम्पिटेंट पर्सन द्वारा चेक किए गए मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट ही इस्तेमाल करें। केवल अधिकृत व्यक्ति ही मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट का उपयोग करें। सभी मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स की इस्तेमाल से पहले सुरक्षा जांच अवश्य करें और कटे हुए, टूटे हुए व क्षतिग्रस्त टूल्स या टैकल्स इस्तेमाल न करें। लोड को लिफ्ट करने से पहले वजन, दूरी और खतरों का आकलन अवश्य करें। मटेरियल हैंडलिंग करते समय गाइड रोप का उपयोग अवश्य करें। मटेरियल हैंडलिंग करते समय सतर्क रहें, लोड पर नजर बनाए रखें और आसपास की आवाजाही पर भी ध्यान रखें। मटेरियल हैंडलिंग करते समय ध्यान रखें कि कोई भी लिफ्ट किए हुए लोड के नीचे न आए। सिग्नल केवल अधिकृत सिग्नल मैन ही दे और अन्य व्यक्ति सिग्नल ना दे। रुकिए रुकिए, ये आप क्या कर रहे हैं? इससे दुर्घटना हो सकती है। आप ये अनसेफ तरीके से कर रहे हैं। जी सर, क्या हम कुछ गलत कर रहे हैं? आपने लिफ्टिंग एरिया बैरिकेड नहीं किया है और टूल्स भी डैमेज्ड हैं। क्या आपने लिफ्टिंग प्लान बनाया है? सर, हमने ये परमिट लिया है। क्या यही लिफ्टिंग प्लान होता है? ये सिर्फ वर्क परमिट है, लेकिन लिफ्टिंग एक्टिविटी के लिए आपको सेफ्टी स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट्स के अनुसार लिफ्टिंग प्लान बनाना अनिवार्य है, जो कि सुरक्षित लिफ्टिंग एक्टिविटी को सुनिश्चित करती है। सर, ये लिफ्टिंग प्लान क्या होता है? आइए अब मैं आपको लिफ्टिंग प्लान के बारे में समझाता हूँ। सबसे पहले हमें लिफ्टिंग एक्टिविटी के लिए कितने कामगारों की जरूरत है और उनकी कार्य क्षमता को सुनिश्चित करना है और कार्य के तरीके के बारे में उनको समझाएं। जिस मटेरियल को उठाना है उसका वजन, आकार और उठाए जाने वाले पॉइंट्स के बारे में जानकारी लें। मटेरियल को किस जगह से उठाना है और जहां पर रखना है वह क्षेत्र मटेरियल के अनुसार पर्याप्त है या नहीं सुनिश्चित करें। लिफ्टिंग के लिए आवश्यक उपकरण इस्तेमाल करने से पहले जांचने चाहिए और सक्षम व्यक्ति द्वारा प्रमाणित होने चाहिए। क्रेन का उपयोग करने से पहले क्रेन के सेफ्टी फीचर्स जैसे कि सेफ लोड इंडिकेटर, मोशन लिमिट डिवाइसेस, एनीमोमीटर,
ओवरलोड कटआउट डिवाइसेस, ड्राइवर्स कैबिन में अग्निशामक उपकरण आदि को चेक करें। मटेरियल लिफ्टिंग की एसओपी बनाएं। लिफ्टिंग करते समय कौन से संचार माध्यम का उपयोग किया जाएगा, यह सुनिश्चित करें। लिफ्टिंग के दौरान संभवित आपातकालीन स्थिति और उनसे बचाव की योजना को एसओपी में सम्मिलित करें। लिफ्टिंग के दौरान मौसम की स्थिति, बिजली व कार्य के स्थान को भी चेक करें। कोई भी व्यक्ति ऐसी परिस्थितियों को बदलने के लिए अधिकारित नहीं है जो कि लिफ्टिंग कार्य के दौरान उपकरण या क्षेत्र की प्रामाणिकता या सुरक्षा को प्रभावित कर सकती है, जैसे किसी लिफ्टिंग कार्य में रेलिंग को काटना इत्यादि। भार में स्लिंग लगाने के लिए और स्लिंग खोलने के लिए सुगम व सुरक्षित पहुंच होनी चाहिए। कभी भी एक साथ में होने वाले कार्य या अन्य ऑपरेशन का लिफ्टिंग कार्य से टकराव नहीं होना चाहिए। लिफ्टिंग के दौरान कोई भी व्यक्ति या कामगार लाइन ऑफ फायर में न आए और नहीं आने दे। सुनिश्चित करें कि परमिट टू वर्क लिफ्टिंग एक्टिविटी से पहले कामगारों के पास उपलब्ध हो। लोड की इंटेग्रिटी चेक करें और किसी भी मटेरियल को क्रेन से लिफ्ट करने के लिए लोड चार्ट को रेफर करें। इसके अलावा क्रिटिकल लोड उठाने के लिए अन्य आवश्यकताएं इस प्रकार हैं। कोई भी लिफ्ट करने वाले लोड को क्रिटिकल तब माना जाता है जब वह इनमें से कोई भी कंडीशन से मिलता हो। लोड जो 5 मेट्रिक टन या उससे अधिक हो। आउटरिगर के साथ क्रेन के SWL सेफ वर्क लोड का 85% से अधिक लोड उठाना। बेस प्लेट का साइज कैलकुलेट करके आउटरिगर के नीचे रखें। लिफ्टिंग कार्य को एक्सकवेटेड या ड्रेनेज क्षेत्र से 1.5 मीटर की दूरी पर ही सुनिश्चित करें। 2 या अधिक क्रेन, एक क्रेन या एक हॉइस्ट या फिर इस प्रकार के किसी संयोजन का प्रयोग किया जाता है। क्रिटिकल लिफ्ट के लिए आवश्यकताएं। क्रिटिकल लिफ्ट के लिए बेसिक लिफ्ट प्लान को क्रिटिकल ग्रुप के मेंबर द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए। कार्यस्थल की क्रिटिकल लिफ्ट ग्रुप की पहचान करें और उन सीसी सेफ्टी कमेटी द्वारा मंजूर किया जाना चाहिए। रिगिंग प्लान क्रिटिकल लिफ्ट ग्रुप मेंबर के द्वारा तैयार किया जाए और प्रमाणित किया जाए। किसी भी क्रिटिकल लिफ्ट को शुरू करने से पहले क्रेन का लोड फंक्शन टेस्ट करना आवश्यक है। डूज एंड डोंट्स। आइए अब जानते हैं कि लिफ्टिंग के दौरान क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। लिफ्टिंग कार्य शुरू करने से पहले प्रत्येक मोबाइल क्रेन ऑपरेटर सभी सुरक्षा उपकरणों व कंट्रोल्स की जांच करें। ऑपरेटर द्वारा क्रेन की डेली चेकलिस्ट भरी जानी चाहिए। क्रेन ऑपरेशन करते समय ओवरहेड लाइन वोल्टेज से क्रेन बूम की निर्धारित दूरी रखी जानी चाहिए। लिफ्टिंग वाले क्षेत्र को पर्याप्त रूप से बैरिकेड करना चाहिए ताकि अनअधिकृत प्रवेश को रोका जा सके। लिफ्टिंग क्षेत्र में पर्याप्त रोशनी होनी चाहिए। लिफ्टिंग इक्विपमेंट को यूज करने से पहले चेक करना चाहिए। लिफ्टिंग करते समय गाइड रोप लगाई जानी चाहिए। सभी टूल्स व टैकल्स की जांच किसी सक्षम व्यक्ति द्वारा ही की जानी चाहिए। फ्लैगमैन को क्रेन के साथ मार्चिंग करने के दौरान क्रेन से 10 फीट की सुरक्षित दूरी रखते हुए लगातार क्रेन ऑपरेटर के संपर्क में रहना चाहिए। चेन ब्लॉक्स एक व्यक्ति द्वारा ऑपरेट करने के लिए डिजाइन किए गए हैं, अतः यदि एक से अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता हो तो इसका मतलब है कि सिस्टम ओवरलोडेड है या उपकरण को मरम्मत की जरूरत है। हॉरिजॉन्टल पुलिंग के लिए 360 डिग्री चेन पुली का इस्तेमाल करें। ईओटी क्रेन का यूज करने से पहले उसका वायर रोप, हुक, लैच, रिमोट, इमरजेंसी स्टॉप्स, अप डाउन लिमिट स्विचेस, क्रॉस ट्रैवल व लॉन्ग ट्रैवल आदि चेक करें। ईओटी क्रेन में बीम के दोनों तरफ SWL मार्किंग होनी चाहिए जो ग्राउंड से स्पष्ट रूप से दिखाई दे। यदि ईओटी क्रेन की कैपेसिटी 10 मेट्रिक टन से ज्यादा हो तो उसमें SLI होना चाहिए। ईओटी क्रेन के नीचे परीक्षण की डेट्स लिखी होनी चाहिए। लिफ्टिंग ऑपरेशन में अगर कोई भी चेंज होता है
तो मैनेजमेंट ऑफ चेंज प्रोसीजर को फॉलो करना चाहिए। लिफ्टिंग ऑपरेशन में शामिल सभी कर्मचारियों की ट्रेनिंग होना अनिवार्य है। इस स्टैंडर्ड के परमानेंट डिविएशन OH एंड S बोर्ड से अप्रूव्ड होना चाहिए। किसी भी प्रकार के उपकरण जो कि ठेकेदार के स्वामित्व, पट्टे वाले या किराए पर लिया गया हो, उनके उपयोग से पहले आवधिक निरीक्षण रिकॉर्ड की समीक्षा की जानी चाहिए। डोंट्स, क्या नहीं करना है। हाइड्रा का इस्तेमाल केवल मटेरियल लिफ्टिंग के लिए किया जाना चाहिए, शिफ्टिंग के लिए नहीं। चेन ब्लॉक का इस्तेमाल मटेरियल को खींचने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। डैमेज टूल्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लिफ्टिंग टूल्स में किसी भी प्रकार की वेल्डिंग नहीं करनी चाहिए। अनट्रेन्ड पर्सन को तैनात नहीं किया जाना चाहिए। सभी घटनाएं, छोटी या बड़ी, जो कि लिफ्टिंग एंड सपोर्टिंग ऑफ लोड से संबंधित हों, वह रिपोर्ट और इन्वेस्टिगेट की जानी चाहिए। प्लांट परिसर में वाहन चलते हैं, सड़क पे आवाजाही करते समय इन बातों का ध्यान रखें। वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस के साथ ही ड्राइविंग करें। दो पहिया वाहन चलाते समय चालक एवं पीछे बैठने वाले व्यक्ति को क्रैश हेलमेट का उपयोग करना अनिवार्य है। चार पहिया वाहन चलाते समय सभी यात्रियों को सीट बेल्ट का उपयोग करना अनिवार्य है। प्लांट परिसर में अत्यधिक गति सीमा का पालन करें। वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। नशीले पदार्थों का सेवन करके वाहन ना चलाएं। वाहन को उपयोग में लेने से पहले उसकी जांच करें। सभी ट्रैफिक रूल्स का पालन करें। हैंड टूल सेफ्टी। उपयुक्त काम के लिए उपयुक्त उपकरणों को चुनें। कभी भी स्पैनर को हैमर की तरह उपयोग में ना लें या काम में बदलाव लाने के लिए किसी प्रकार की अस्थायी व्यवस्था ना करें। हैंड टूल्स को काम में लेने से पहले उनका निरीक्षण कर लें। सभी हैंड टूल्स को टूल्स ट्रॉली या टूल बॉक्स में व्यवस्थित रूप से रखें। तेज किनारे वाले उपकरणों को अपनी जेब में ना रखें। खराब उपकरणों को हटा दें। उपकरणों पर जरूरत से अधिक बल या दबाव न डालें। हैंड टूल से खेलने की सख्त मनाही है। हैंड टूल्स का उपयोग सही पोस्चर में रहकर करें। पावर टूल सेफ्टी। उपयोग से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि पावर टूल्स में कोई दोष न हो। पावर टूल्स अच्छी तरह से संरक्षित निगरानी में होने चाहिए। यह सुनिश्चित कर लें कि पावर टूल्स डबल इंसुलेटेड है। पावर टूल्स का उपयोग करते समय पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का उपयोग करें। बिजली के तारों को गर्मी, तेल, नुकीले किनारे वाले भागों और मूविंग पार्ट से दूर रखें। यह सभी विद्युत रोधन यानी इंसुलेशन को क्षतिग्रस्त कर सकते हैं व शॉक लगने का कारण बन सकते हैं। पावर टूल्स को निर्धारित स्थान पर ही संग्रहित करें। पावर टूल्स का उपयोग करते समय ढीले कपड़े, घड़ी इत्यादि ना पहनें। पावर टूल्स का भीगी हुई अवस्था में इस्तेमाल ना करें। किसी भी घूमने वाली मशीन से दूरी बनाए रखें और कार्य करने के लिए परमिट टू वर्क का पालन करें। सभी गार्ड जगह पर होने चाहिए। जहां गार्ड उपलब्ध ना हो वहां पहुंच को प्रतिबंधित करें। ढीला कपड़ा पहन के मशीन के पास काम ना करें। इमरजेंसी के दौरान पुल कॉर्ड का इस्तेमाल करें। फायर सेफ्टी। आग लगने के लिए ऑक्सीजन, गर्मी और ज्वलनशील पदार्थ तीनों की आवश्यकता होती है। इसे फायर ट्रायंगल भी कहते हैं। इन तीनों में से किसी एक को भी हटा लिया जाए तो आग बुझ जाती है। आग को 4 श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। क्लास ए यानी ठोस पदार्थों जैसे लकड़ी, कागज, कपड़े या कोयले के कारण लगी हुई आग। क्लास एफ फ्यूल, आग को बुझाने के लिए पानी, रेत का इस्तेमाल उपयोगी रहता है।
क्लास बी यानी ज्वलनशील तरल पदार्थ जैसे पेट्रोल, डीजल, ऑयल इत्यादि के कारण लगी हुई आग। क्लास बी फ्यूल वाली आग को बुझाने के लिए फोम टाइप एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करना उपयोगी रहता है। क्लास सी यानी ज्वलनशील गैस जैसे एसिटिलीन, एलपीजी, हाइड्रोजन इत्यादि के कारण लगी हुई आग। इलेक्ट्रिकल फायर के लिए CO2 व ABC पाउडर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग करें। अग्निशामक का इस्तेमाल करने के लिए आपको PASS को याद रखना है। P यानी पुल द पिन, अग्निशामक के हत्थे में लगी पिन को खींचे। A यानी एम, नोजल से आग के बेस पर निशाना लगाएं। S यानी स्क्वीज, अग्निशामक के हैंडल को दबाएं। S यानी स्वीप, आग के बेस पर नोजल को एक छोर से दूसरी छोर तक घुमाएं। हमेशा अग्निशामक का इस्तेमाल हवा के बहाव की दिशा में ही करें, विपरीत दिशा में कदापि न करें। अगर आप अग्निशामक का इस्तेमाल जानते हो तो ही आग बुझाएं, अन्यथा आग की जानकारी दें और सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। कन्फाइंड स्पेस सेफ्टी। कन्फाइंड स्पेस एक ऐसा स्थान है जहां प्रवेश और निकास के लिए बहुत ही सीमित या प्रतिबंधित जगह हो, जिसके अंदर कई प्रकार के खतरे हो जैसे ऑक्सीजन की कमी, जहरीली गैस इत्यादि। कन्फाइंड स्पेस में काम करने के लिए ऑक्सीजन की मात्रा 19.5% से 23.5% तक होनी चाहिए। कन्फाइंड स्पेस में जाने से पहले यह सुनिश्चित करें कि वह सभी प्रकार से आइसोलेट है और प्री एंट्री चेक लिस्ट अवश्य भरें। कन्फाइंड स्पेस में पर्याप्त वेंटिलेशन सुनिश्चित करें। कन्फाइंड स्पेस में लाइटिंग पर्याप्त हो और लाइट की सप्लाई 24 वोल्ट से अधिक नहीं होनी चाहिए। कार्य के दौरान कन्फाइंड स्पेस के बाहर कन्फाइंड स्पेस अटेंडेंट होना अनिवार्य है और अंदर जाने व बाहर आने वालों का रिकॉर्ड इन आउट रजिस्टर में सुनिश्चित करें। कन्फाइंड स्पेस अटेंडेंट के पास सभी इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर की उपलब्धता सुनिश्चित करें और उसे इमरजेंसी हैंडलिंग प्रोसीजर जैसे कि बेहोश होना, आग में फंसना इत्यादि से अवगत करवाएं। कन्फाइंड स्पेस के अंदर गैस सिलेंडर रखना निषेध है एवं LPG सिलेंडर का इस्तेमाल किसी भी परिस्थिति में न करें। कन्फाइंड स्पेस में हॉट वर्क के दौरान फायर एक्सटिंग्विशर अवश्य पास में रखें। गृह व्यवस्था, सुरक्षा और दक्षता के लिए अच्छी हाउसकीपिंग प्रथाओं को बनाए रखना महत्वपूर्ण है। कार्य क्षेत्रों को साफ, व्यवस्थित और अव्यवस्था से मुक्त रखें। उपयोग में न होने पर उपकरणों और सामग्रियों को निर्दिष्ट स्थानों पर स्टोर करें। फैल, मलबा या अन्य खतरों को तुरंत साफ करें। वॉकवे, सीढ़ियों और प्लेटफार्मों का नियमित रूप से निरीक्षण और रखरखाव करें। दृश्यता बढ़ाने के लिए उचित प्रकाश व्यवस्था और साइनेज सुनिश्चित करें। ढीले केबल या असमान फर्श जैसे यात्रा संबंधी खतरों को दूर करें। निर्दिष्ट कंटेनरों में अपशिष्ट और पुनर्चक्रण योग्य सामग्रियों का उचित निपटान करें। सभी कर्मचारियों को स्वच्छ और सुरक्षित कार्य वातावरण बनाए रखने में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें। शोर और कंपन सुरक्षा। शोर और कंपन के खतरों से बचाने के लिए इन सुरक्षा उपायों का पालन करें। श्रमिकों को संभावित स्वास्थ्य खतरों से बचाने के लिए शोर और कंपन सुरक्षा आवश्यक है। उचित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण PPE पहनना, सुरक्षा प्रक्रियाओं का पालन करना, जोखिम को कम करने के लिए नियमित ब्रेक लेना, प्रशिक्षण में भाग लेना और सुरक्षा उपकरणों के साथ छेड़छाड़ नहीं करना। श्रवण क्षति के संकेतों को नजरअंदाज न करें। रखरखाव कार्य की उपेक्षा न करें और इन खतरों से जुड़े जोखिमों को कम न समझें। अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली। सुरक्षित और स्वच्छ कार्य वातावरण बनाए रखने के लिए उचित अपशिष्ट प्रबंधन आवश्यक है। साइट पर इन नियमों का पालन करें। कचरे को उनकी श्रेणियों के आधार पर निर्दिष्ट कंटेनरों या डिब्बे में अलग करें, जैसे कि पुनर्चक्रण योग्य अपशिष्ट, कार्डबोर्ड पैकेजिंग, धातु स्क्रैप, लकड़ी का अपशिष्ट, कंक्रीट का मलबा। सामान्य अपशिष्ट, खाद्य अपशिष्ट जैसे गंदे कपड़े या दस्ताने। खतरनाक अपशिष्ट, पेंट, वार्निश और सॉल्वेंट्स का उपयोग पेंटिंग या कोटिंग गतिविधियों के लिए किया जाता है। रासायनिक कंटेनर या ड्रम जिनमें खतरनाक पदार्थ होते हैं।
विभिन्न प्रकार के कचरे को न मिलाएं। व्यावसायिक स्वास्थ्य और स्वच्छता। स्वस्थ कार्य वातावरण बनाए रखें। इन अच्छी प्रथाओं का पालन करें। स्वच्छ और साफ पोशाक पहनें। पीपी का उचित उपयोग करें। बीमारियों की तुरंत रिपोर्ट करें। खतरनाक पदार्थों को सुरक्षित रूप से संभालें। सुरक्षा प्रशिक्षण में भाग लें। कार्यस्थलों को साफ सुथरा रखें। नीतियों का पालन करें और खतरों की रिपोर्ट करें। प्राकृतिक आवास। सांप, लंबी घास या झाड़ियों के बीच से गुजरने से बचें जहां सांप छिपे हो सकते हैं। पानी सामग्री। स्टैकिंग यार्ड के पास काम करते समय सावधान रहें। इन स्रोतों के पास सांप हो सकते हैं, इसलिए आसपास काम करते समय अतिरिक्त सतर्क रहें। सुरक्षित दूरी रखें। यदि आपको सांप दिखे तो सुरक्षित दूरी बनाए रखें और उसे संभालने या उसके पास जाने की कोशिश न करें। संबंधित पर्यवेक्षक को रिपोर्ट करें। कर्मचारियों के स्वास्थ्य और कल्याण को बनाए रखने के लिए कल्याण सुविधाएं आवश्यक हैं। कल्याणकारी सुविधाओं का सम्मान करें, इसका दुरुपयोग न करें। जगह को साफ सुथरा रखें। अधिकारियों को तेजी से रिपोर्ट करें। आपूर्ति का जिम्मेदारी से उपयोग करें। कुछ कमियों की रिपोर्ट करें। गोपनीयता और उचित उपयोग का सम्मान करें। पानी का संरक्षण करें। यदि कोई रिसाव हो तो रिपोर्ट करें। सुरक्षा खतरों की तुरंत रिपोर्ट करें। वर्कर कॉलोनी में रहते समय क्या करें और क्या न करें का पालन करें। निवासियों के अधिकारों और गोपनीयता का सम्मान करें। अपने क्षेत्र को साफ और स्वच्छ रखें। खतरों की सूचना अधिकारियों को दें। कॉलोनी के नियमों का पालन करें। सुरक्षा में सहयोग करें। जरूरत पड़ने पर कॉलोनी प्रभारी से मदद मांगें। उत्पीड़न या भेदभाव न करें। संपत्ति को नुकसान न पहुंचाएं। कानून या नियम तोड़ने वाले कार्य न करें। शराब या अवैध पदार्थों का सेवन न करें। अवैध या अनैतिक कार्यों को अस्वीकार करें। सुरंग कार्य सुरक्षा। सुरंग कार्य के लिए विशिष्ट सुरक्षा उपायों की आवश्यकता होती है। उचित प्रवेश और निकास प्रक्रियाओं का पालन करें। वेंटिलेशन और वायु गुणवत्ता आवश्यकताओं का पालन करें। सुनिश्चित करें कि प्रकाश, संचार और आपातकालीन प्रणालियां उपलब्ध हों। उचित प्राधिकरण के बिना प्रतिबंधित क्षेत्रों में प्रवेश न करें। आपातकालीन निकास मार्गों को अवरुद्ध या बाधित न करें। संभावित सुरंग अस्थिरता या खतरों के सुरक्षा संकेतों का पालन करें। अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रणाली। सुरक्षा मानकों को बनाए रखने और गैरानुपालन को संबोधित करने के लिए एक अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रणाली लागू की गई है। यहाँ बताया गया है कि यह आम तौर पर कैसे काम करता है। मौखिक चेतावनी। छोटे या पहली बार के उल्लंघन के लिए कर्मचारी को मौखिक चेतावनी दी जा सकती है। लिखित चेतावनी। यदि उल्लंघन जारी रहता है या अधिक गंभीर है तो कर्मचारी को लिखित चेतावनी जारी की जा सकती है। रोजगार की समाप्ति। गंभीर या बार बार होने वाले उल्लंघनों के लिए जो कर्मचारी या अन्य की सुरक्षा को खतरे में डालते हैं, रोजगार की समाप्ति आवश्यक हो सकती है। यह निर्णय आमतौर पर गहन जांच और उचित प्रक्रिया के बाद किया जाता है। मैन्युअल मटेरियल हैंडलिंग। अशोक रुको, आप क्या कर रहे हैं? यह गलत है। क्या बात है सर? इस बॉक्स का वजन 60 किलोग्राम से ज्यादा है और आप इसे अकेले हाथ से उठाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे आपको नुकसान हो सकता है और थकान, पीठ दर्द और पीठ के निचले हिस्से में चोट लग सकती है। फैक्ट्री एक्ट 1948 की धारा 34 की उपधारा 2 मॉडल नियम के तहत एक पुरुष अधिकतम 55 किलोग्राम और महिलाएं 30 किलोग्राम वजन उठा सकती हैं। हमारे मटेरियल हैंडलिंग और लिफ्टिंग स्टैंडर्ड में भी यही उल्लेख किया गया है। सर, मुझे मटेरियल हैंडलिंग और लिफ्टिंग स्टैंडर्ड के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। कृपया उस पर मेरा मार्गदर्शन करें। जरूर। मैनुअल मटेरियल हैंडलिंग का अर्थ है मैन्युअल रूप से चीजों को उठाना, लोवरिंग, धक्का देना, खींचना, ले जाना, पकड़ना या रोकना। इसमें ये सभी बिंदु शामिल हैं
भारी बैग उठाना, धक्का देना या खींचना, बड़े भारी बोरे उठाना, चलते हुए बड़े भारी ड्रम, एक या एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा मैन्युअल रूप से वस्तुओं जैसे शीट, रॉड, पाइप आदि को ले जाना, भारी वस्तुओं को स्थानांतरित करना। सर, यदि हम 55 किलो से कम वजन वाली सामग्री को संभाल रहे हैं तो इसमें क्या रिस्क है? अच्छा प्रश्न किया अशोक। गलत मैनुअल हैंडलिंग प्रैक्टिस जैसे असहज काम की मुद्राएं, बार बार एक गति को दोहराना, दाब बिंदु, एक ही स्थिति में काम को करना के कारण कुछ दुर्घटनाएं हो सकती है, जैसे कि तनाव, मोच और मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर, कट्स एंड ब्रूसेस। मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर क्या है? मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर मांसपेशियों, नसों, टेंडन, जोड़ों, कार्टिलेज और स्पाइनल डिस्क की चोट या विकार हैं। मटेरियल को मैन्युअल रूप से उठाने का सही तरीका क्या है? मैन्युअल लिफ्टिंग के लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे, लेकिन इससे पहले हमें वजन, उसकी स्थिति और जोखिम का विश्लेषण करने की जरूरत है। यदि वजन स्वीकार्य सीमा से अधिक है तो बाहरी मदद मांगें। यदि सामग्री में नुकीले किनारे हैं तो नाइट्राइल कोटेड कट रेजिस्टेंस हैंड ग्लव्स का उपयोग करें। मैनुअल उठाने के लिए कदम उठाने के लिए संतुलित और स्थिर आधार देने के लिए पैरों को अलग रखें। घुटनों को मोड़े ताकि हाथ कमर के जितना हो सके पास हो। पीठ को सीधा रखें, ठुड्डी को अंदर की ओर रखें। यदि आवश्यक हो तो भार के ऊपर झुकें, कंधों को कूल्हों की दिशा में रखें। बाजुओं को पैरों से बनी सीमा के भीतर रखने की कोशिश करें। झटके के बिना सुचारू रूप से उठाना। फिर समायोजित करें यदि सटीक स्थिति आवश्यक है। समकालिक तरीके से सामूहिक प्रयासों को हासिल करने के लिए कमांड दें। उठाने और स्थानांतरित करने, साइट की स्थिति और मटेरियल के प्रकार के आधार पर हम कुछ उपकरण उपयोग कर सकते हैं। हैंड ट्रक आमतौर पर 100 मीटर से कम दूरी पर लोड ले जाने के लिए होते हैं और विशेष रूप से पैकेज या पैलेट को उठाने और ले जाने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। उदाहरण के लिए हैंड पैलेट ट्रक, फोर्कलिफ्ट ट्रक। मैनुअल मटेरियल हैंडलिंग से बचने के लिए फोर्कलिफ्ट ट्रक्स का उपयोग ज्यादा सुरक्षित होता है। केवल फोर्कलिफ्ट ट्रक ऑपरेटर जिन्हें ठीक से प्रशिक्षित और प्रमाणित किया गया है, एक फोर्कलिफ्ट ट्रक का संचालन करेंगे। फोर्कलिफ्ट ट्रकों का उपयोग केवल उनकी प्रमाणित क्षमता के भीतर भार उठाने के लिए किया जाना चाहिए। धन्यवाद सर। तो मैं रोहन को इस 60 किलोग्राम बॉक्स को उठाने के लिए मेरा सहयोग करने के लिए कहूँगा। हाँ, लेकिन रोहन को कॉल करने से पहले सुनिश्चित कर लेना जरूरी है कि कॉलर कौन होगा और वह आपकी ऊंचाई के लगभग बराबर होना चाहिए। भार ढोने का मार्ग बाधा मुक्त हो, पैरों की सही स्थिति हो, हमेशा सीधे पीछे जाएं और सही ग्रिप हो। भार हमेशा एक साथ उठाएं। इमरजेंसी रिस्पॉन्स। अगर सायरन 3 बार रुक रुक कर बजता है तो वह आपातकालीन परिस्थिति को सूचित करती है। आपातकालीन स्थिति में आप घबराएं नहीं, सुरक्षित तरीके से सारे कार्यों को बंद करें। कार्यस्थल को खाली करके नजदीकी असेंबली पॉइंट पर एकत्रित होवें। असेंबली पॉइंट पर खड़े रहकर टीम लीडर के निर्देशों का पालन करें और ऑल क्लियर मिलने के पश्चात ही कार्यस्थल पर वापस जाएं। दोबारा कार्य शुरू करने से पहले सभी उपकरणों को जांच लें। किसी सर्किट को बंद करने के लिए पहले संबंधित उच्च अधिकारी से अनुमति लें। प्लांट परिसर में आपकी सेफ्टी के लिए फायर एक्सटिंग्विशर, फायर हाइड्रेंट, OHC सेंटर, एम्बुलेंस उपलब्ध है। आवश्यकता अनुसार इनका इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही फर्स्ट एड बॉक्स, आई वॉशर, बॉडी शावर का इस्तेमाल आप आवश्यकता अनुसार करें। तो साथियों, हमें उम्मीद है कि आप कार्य के दौरान मौजूद विभिन्न खतरों व उनसे सेफ्टी के उपायों को भली भांति जान गए होंगे तथा आशा करते हैं कि कार्यस्थल पर आप इन सभी का पूर्ण रूप से पालन करेंगे। धन्यवाद। आपका कार्य मंगलमय हो।